चलिए अच्छा, फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने इस राहुल सर ऑफिशियल वाले चैनल पर, है ना। हम लोग आज डिफरेंशिएशन में ही आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम आज आज के टॉपिक का नाम हमारा होने जा रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले आज लिख देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग करेंगे, है ना। समय हम लोगों के पास लिमिटेड है, रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी चीजें करनी है ना। तो सबसे पहला तो आज पार्शियल डिफरेंशिएशन डील करेंगे। पहला जो आज का टॉपिक होगा ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दूसरा जो आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद ये हम लोग करेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। आज ये भी हम लोग एक करने जा रहे हैं। और तीसरा बेटा आज हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी करेंगे। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और आज ही हम लोग एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज ये चार टॉपिक जो है इस लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर क्या है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और चौथा हमारा जो है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन आज पढ़ते हैं। इन चारों टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग चलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की ओर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है पहले ये समझेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाय डेल एक्स से। पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल बाई डेल एक्स से। डेल बाई डेल एक्स। और याद रखिए पार्शियल के बाद एक होता है हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। इसको करते हैं डेल बाई डेल एक्स से और इसको करते हैं डी बाई डी एक्स से। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल का है ना। यदि फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है और उसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहें किसी एक वेरिएबल की तुलना में, है ना, या एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव कह लीजिए, और इसी को आप डिफरेंशिएशन कह लीजिए। इसी को आप डिफरेंशिएशन कह लीजिए, है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन, to differentiate a function having having function having more than one variable। more than one variable कहता है ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं जो फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बाबू कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है वह w है, कोई फंक्शन जो है वो w है, और w जो है वो फंक्शन है x y और z। w जो है फंक्शन है x y z का। अब ये कैसे है, तो इस फंक्शन का एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है वो x y और z तीनों का फंक्शन है। अब मान लो कि हमको इस w को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो बाबू फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का है और हमको किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का है और हमको एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
तो हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का है तो हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पर दिखा है W, यह तीन वेरिएबल एक्स वाई और जेड का फंक्शन। तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। और इस W को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W बाई डेल एक्स से। तो डेल W बाई डेल एक्स को हम लोग फिर क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे डेल एफ एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स। तो डेल एफ एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन का रूल है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स में। फिर से कह रहे हैं, लाइन याद रखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल जो है वह कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। जैसे देखो बाबू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स है, यहाँ पर एक्स को छोड़ देना है, बाकी जितने वेरिएबल हैं उसको कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन लिखे, हम लिख देते हैं यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। तो कहता है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा कांस्टेंट होगा। जिसको अगर हम आगे लिखें तो ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई प्लस डेल जेड स्क्वायर बाई डेल जेड प्लस डेल एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स। अब यहाँ पर एक टर्म देखिए कि डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स है, डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई है और डेल जेड स्क्वायर बाई डेल जेड है। यहाँ पर जो रूल है, रूल कहता है कि ट्रीट all the variable treat all the variable as a constant, as a constant except x। x को छोड़ करके, क्योंकि x से ही डिफरेंशिएशन करना है, तो x को छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल को हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स जो हो जाएगा, है ना, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, हम लोगों ने निकाला है 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये सॉरी डेल स्क्वायर बाई डेल वाई नहीं, ये डेल एक्स ही है। और यह भी जो है क्योंकि एक्स से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको भी एक्स ही लिखेंगे, है ना। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और y है। तो हमने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में x को छोड़ करके बाकी सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस जेड स्क्वायर का भी डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, और एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पर 2xyz है, यहाँ पर है 2xyz। तो 2yz बाहर आ जाए, कांस्टेंट कौन हो गया, 2 हो गया, y हो गया और z हो गया। सो दिस बिकम्स डेल x बाई डेल x। तो यहाँ से जो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स हमारा आ गया, यह आ गया 2x प्लस 2yz, 2x प्लस 2yz। तो पार्शियल डेरिवेटिव का रूल कहता है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके, है ना, बाकी सारा वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम ये बात लिख देते हैं, क्या कह रहे हैं कि इन पार्शियल डेरिवेटिव्स, ऐसे लिखते हैं, फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फॉर पार्शियल
differentiation DIFFERENTIATION in partial derivation treat all the variable treat all the variable as a constant. Treat all the variable as a constant except the variable except the variable with respect to WRT का मतलब with respect to with respect to which we have to find the differentiation. We have to find the differentiation. We have to find the differentiation. कहता है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार जो है कोई एक फंक्शन है w बराबर 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 3xy z इंटू x प्लस वाई प्लस जेड। इस प्रकार का बाबू मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है और हमको सेपरेटली निकालना है डेल w बाई डेल x, है ना। तो सवाल है डेल फाइंड क्यों लिखते हैं, हाँ यही पे लिखते हैं फाइंड। फाइंड करना है डेल w बाई डेल x, है ना। फिर फाइंड करना है डेल w बाई डेल y, फिर फाइंड करना है डेल w बाई डेल z। तो यहाँ पर देखो w जो है वह तीन वेरिएबल का फंक्शन दिख रहा है। एक x का दिख रहा, y का दिख रहा और ये z का दिख रहा। इसको आप z क्यों ले लीजिए, x का दिख रहा, y का दिख रहा और z का दिख रहा। आपको सेपरेटली फाइंड करना है डेल w बाई डेल x, डेल w बाई डेल y और सेपरेटली फाइंड करना है डेल w बाई डेल z। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल w बाई डेल x। तो क्या कहना, पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। यहाँ पर हम डेल w बाई डेल x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो लिखेंगे डेल, ऐसे लिखते हैं डेल बाई डेल x ऑफ, यहाँ लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 5z क्यूब प्लस 3xyz इंटू x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ये ब्रैकेट बना। अब आ जाओ बच्चा, अलग अलग करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ये लिखेंगे 2x क्यूब प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4y क्यूब प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 5z क्यूब प्लस डेल बाई डेल एक्स। इसको जरा हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो भाई इसको जरा ब्रेक करें तो इसको कर सकते हैं क्या, 3x² yz पहला टर्म, अब 3x वाई स्क्वायर जेड 3xy जेड स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकेंगे। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो भैया ये 2 बाहर आ जाएगा, डेल एक्स क्यूब बाई डेल एक्स, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यह भी कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0। इसको अलग अलग फिर करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस इज 3x² yz प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली है 3xy स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ x वाई जेड स्क्वायर, है ना। तो अब चलो इस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 दिस इज 6x स्क्वायर, ये 0 0 खत्म। यहाँ आ जाओ, देखो बाबू यहाँ 3yz बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, x से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट हो गया और z भी कांस्टेंट हो गया, तो 3yz बाहर हो गया और ये हो गया डेल
एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स। यहाँ बताओ यहाँ कौन कौन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3y स्क्वायर और z बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा डेल, है ना, x बाई डेल एक्स प्लस यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा बाबू, वाई जेड स्क्वायर, 3 भी तो है, यहाँ से कौन बाहर आ जाएगा 3y z स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा डेल x बाई डेल एक्स, है ना। अब हम अगर इसको सॉल्व करें, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 3y z। देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6xyz। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6xyz, और यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर z, है ना, और डेल एक्स बाई डेल एक्स तो 1, और फिर ये 3y z स्क्वायर डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया डेल w बाई डेल एक्स। ये क्या निकल गया हमारा डेल w बाई डेल एक्स। अब चूंकि हम लोगों ने डेल w बाई डेल एक्स निकाल लिया है, तो अब हमको अगला काम है डेल w बाई डेल वाई फाइंड करना। तो डेल w बाई डेल वाई भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x क्यूब 4y क्यूब, है ना, 5z क्यूब, 2 4 5, है ना। तो हमारा फंक्शन है w बराबर ये है 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5z क्यूब प्लस 3xyz इंटू x प्लस y प्लस z, ठीक है ना। 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5z क्यूब है, 5z क्यूब है, देख लेते हैं। 2x क्यूब 4y क्यूब 5z 2 4 5, 3xy 5z 2 4 5 है, 2 4 5 है, 3xyz x प्लस y प्लस z, है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है डेल w बाई डेल y। हमको क्या निकालना है डेल w बाई डेल y। इस बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। y को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। तो अगर हमको डेल w बाई डेल y निकालना है तो लिखेंगे डेल बाई डेल y ऑफ 2x के क्यूब प्लस 4x के क्यूब प्लस 5z के क्यूब प्लस 3xyz इंटू x प्लस y प्लस z, ठीक है। अब फिर यहाँ देखो बच्चों, डेल बाई डेल वाई बाहर हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2x क्यूब प्लस डेल बाई डेल वाई बाहर करेंगे, ये 4y क्यूब है ना, तो y क्यूब है, क्वेश्चन में ये क्यूब था, है ना, ये 4y क्यूब, तो दिस इज 4y क्यूब प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 5z क्यूब प्लस 3xyz। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो डेल बाई डेल वाई, इसको ब्रेक कर दें तो क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर yz प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड, तो क्या लिखेंगे 3xyz स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करें तो देखो बाबू y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, ऊपर में x है ऊपर में y नहीं है, तो जब नीचे में y है ऊपर में केवल x है तो x तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव 4 इंटू 3 वाई स्क्वायर प्लस ये तो कांस्टेंट हो गया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो z क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस फिर लिखेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस इज 3x स्क्वायर yz प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 3x वाई स्क्वायर z प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 3x वाई z स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा, ये हो रहा 0 प्लस 12y स्क्वायर प्लस 0। यहाँ देखो बच्चा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर z बाहर हो गया, दिस इज डेल y बाई डेल y प्लस
यहाँ पर भी x और z कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। दिस इज 3x z बाहर हो गया, डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई। यहाँ कौन कौन बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और z बाहर हो जाएगा, तो 3z स्क्वायर बाहर हो गया, डेल वाई बाई डेल वाई। फिर आ जाओ जरा बच्चा, ये 0 हो गया, ये हो गया 12y स्क्वायर। अच्छा 0 लिखने का तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये 0 ये तो खत्म हो गया, ये क्या आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर z, यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y हो जाएगा 6xyz, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3z स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा डेल w बाई डेल वाई निकल जाएगा, 12y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर z अब प्लस 6xyz प्लस 3z स्क्वायर, है ना। एंड इन द सेम वे हम लोग डेल w बाई डेल z भी निकाल सकेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव का रूल यही कहता है। अब ये काम आप लोगों का है, आप लोग अपनी कॉपी पर जो है जल्दी से डेल बाई डेल z फाइंड करिए और फाइंड करके कमेंट करिए। डेल w बाई डेल z आप लोग जो है निकालिए अपनी कॉपी पर और निकाल करके, है ना, कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा डेल w बाई डेल z निकाल करके, कि z को छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे, है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव का बस एक ही रूल है, पार्शियल डेरिवेटिव का बस एक ही रूल है। क्या रूल कहता है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कैसे ट्रीट होगा बच्चा, कांस्टेंट के जैसा। हाँ क्लियर है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का एक ही रूल है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। आज का दूसरा सेकंड क्लास जो है तो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, है ना। अब चलिए अभी तुरंत हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ, अगला जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, सवाल ये है कि सर हम लोग dy बाई dx निकालते ही क्यों है, या dfx बाई dx निकालते ही क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो बाबू इसका मतलब डेफिनेशन में ही छुपा। तो अगर आपको याद होगा कि अगर y बराबर fx हमारा कोई एक फंक्शन है, y बराबर fx अगर हमारा कोई एक फंक्शन है और हमको लिखना है dy बाई dx, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हमने लिखा है dfx बाई dx। अब देखो dy बाई dx को आप क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसको भी आप क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा fx बाई डेल्टा x। तो अगर आप इसको dy बाई dx को लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये क्या लिख रहे हैं, ये है चेंज इन y, है ना, पर यूनिट चेंज इन x। दिस इज द चेंज इन y। जरा इसको स्टेट करते हैं, डेल्टा y का मतलब क्या बच्चा, चेंज इन y। क्या है, चेंज इन y, है ना। और फिर लिख सकते हैं पर यूनिट चेंज इन x। अगर इतना ही को केवल लिखें, अगर केवल इतना है डेल्टा y बाई डेल्टा x को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कहने का मतलब है कि वेयर द चेंज इन x, वेयर द चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, है ना। तो जो dy बाई dx है इसको आप लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसका मतलब क्या है, तो अगर हम केवल डेल्टा y बाई डेल्टा x देखें, केवल अगर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x देखें
तो केवल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो क्या कह रहा है कि वेयर द चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, वेयर द चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। तो लिमिट dy बाई dx बराबर हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करने का मतलब क्या होगा बच्चा? चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स वेयर द चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। अब इतना ना लिख करके आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि यह चेंज इन वाई है, चेंज इन वाई है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या इसको पहले विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स लिखिए, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। कितना बड़ा ना लिख करके छोटा, आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इसी को पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। अब जरा सोचो बाबू कि डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx है क्या? इसको थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे, इसका फिजिकल मीनिंग, है ना, इसका हम लोग समझेंगे फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by d, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by d, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो फिजिकल मीनिंग आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपके पिताजी जो है वह महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं, आपके पिताजी जो है वो महीने का कितना कमाते बाबू? 50,000 रुपया कमाते हैं। दिस इज योर फादर्स इनकम, है ना, ये आपके पिताजी का इनकम है, दिस इज योर फादर्स इनकम, 50,000 रुपया पर मंथ, है ना, 50,000 रुपया पर मंथ। अच्छा तो लिख देते हैं कि जो फादर इनकम है यह है 50,000 रुपया पर मंथ, मान लीजिए ये आपके पिताजी का इनकम, ठीक है। आपके पिताजी ने, है ना, इस 50,000 रुपए को पूरे मंथ में डिवाइड किया हुआ है। मान लीजिए कि इस 50,000 रुपया में, है ना, वो कहते हैं कि हम इसका 20% रेंट में भरेंगे। तो 50,000 रुपया का रेंट है, उसका 20% मान लीजिए कि 10,000 रुपया का वो रेंट में खर्च करते हैं। 20% जो है वो आपके एजुकेशन पर खर्च करते हैं, एजुकेशन पर खर्च करते हैं। इसका 20% जो है वो घर के राशन पर खर्च करते हैं, वो घर के राशन पर खर्च करते हैं। तो रेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, और है ना, इसका 10% जो है वो क्लॉथ पर खर्च करते हैं, कपड़े पर खर्च करते हैं, और 30% फिर मान लीजिए कि इसका 10% वो आपको पॉकेट मनी देते हैं, वो आपको पॉकेट मनी देते हैं, है ना। और मान लीजिए कितना हो गया, 20 10 की 20 30 40 60 70 80, और ये जो 20% बच गया इसको वो बेचारे सेविंग पर खर्च करते हैं, इसको वो बेचारे कहां पर खर्च करते हैं? सेविंग पर। तो मान लो कि अगर पिताजी का इनकम 50,000 है तो 50,000 का 20% अगर हम निकाले तो बाबू ये कितना आएगा? तो 10,000 रुपया हुआ रेंट भर देते हैं। एजुकेशन पर 20% है तो 20% पर मंथ मतलब 10,000 रुपया हुआ आपके एजुकेशन पर, पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देते हैं, चाहे वो कोचिंग की फीस हो, चाहे वो कॉपी हो, कलम हो, किताब हो, आपके आने जाने की कोचिंग आने जाने का भाड़ा हो, 10,000 रुपया चलेगा, इस पर खर्च हो जाता है। मान लेते हैं कि घर में महीने के 10,000 रुपए का राशन आ जाता है, जिसमें आपका, है ना, चावल दाल आटा गेहूं सब्जी सब है ना, और 10% मान लेते हैं कि वो महीने के 5,000 रुपया कपड़ों पर खर्च करते हैं। अब हर महीने कपड़े तो नहीं आएंगे, मान लेते बेटा किसी महीने कपड़े आ गए, किसी महीने दवाई आ गई, तो 5,000 रुपया, किसी महीने डॉक्टर को चला गया तो 5,000 रुपया इसमें खर्च हो जाता है ना। अब आपकी पॉकेट मनी 5,000 रुपया मान लेते हैं महीना में आपको देते हैं, मान लीजिए
क्योंकि अगर आप बाहर में रहते हैं घर छोड़ करके तो 5,000 रुपया तो आपको भेजना ही भेजना है, मिनिमम 5,000 रुपया अगर आप पटना जैसे शहर में रहते हैं मिनिमम, मैक्सिमम तो खर्च करने के लिए कुछ भी कर सकते है ना। और ये जो सेविंग 20% का हुआ है ना, ये 20% सेविंग में मान लेते हैं कि वो बेचारे 10,000 रुपया जो है वह सेव करते हैं। अभी 10,000 रुपया में अपना जो कुछ भी फलाए हो, LIC चलता हो, उसका PLI चलता हो, है ना, जो भी चलता हो, ये 10,000 में है। हम बात करते हैं कि आपके पिताजी की इनकम जो है वो 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ। अब इसमें से इसका 10%, कितना परसेंट बाबू, 10%, ध्यान देगा इधर, ये 10% जो है वो आपकी पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी मतलब कितना, 5,000, मतलब कितना, 5,000 रुपया। अब मान लेते हैं कि पिताजी के इनकम का, अगर पिताजी का इनकम x है तो आपका पॉकेट मनी कितना हो गया, x/10, कितना हो गया बच्चा, x/10। अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी के इनकम में 10% की बढ़ोतरी हो गई, तो मान लेते हैं आपके पिताजी की इनकम कितनी हो गई बच्चा, 60,000। तो अगर पिताजी की इनकम 60,000 हो गई तो 10% आपका इनकम कितना हो गया, 6,000। पहले आपको जो पॉकेट मनी 5,000 मिलता था जब पिताजी को 50,000 का महीना था, पिताजी का सैलरी हाइक हुआ, बड़ा पेमेंट बढ़ के 50,000 से 60,000 हो गया, आपका पॉकेट मनी भी 10% बढ़ के 5,000 से 6,000 रुपया हो गया। सिमिलरली कि अगर पिताजी का वेतन 70,000 होता तो आपका पॉकेट मनी 7,000 होता। अगर आपके पिताजी का वेतन 80,000 होता तो आपका पॉकेट मनी कितना होता, 8,000 रुपया होता। मतलब कि आपका जो पॉकेट मनी है, आपका जो पॉकेट मनी है ये आपके पिताजी के इनकम पर निर्भर करता है ना। आपका जो पॉकेट मनी है ये आपके पिताजी के इनकम पर निर्भर करता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके इनकम को y कह ले, अब पिताजी के इनकम को x कह ले, आपके इनकम को y कह ले, अब पिताजी के इनकम को x कह ले, तो कहे कि आपका इनकम पिताजी के इनकम का 10वां भाग हो। तब ना 50,000 था x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना था, 5,000 था। तो दिस इज योर इनकम, योर इनकम या योर पॉकेट मनी कह लीजिए, ये पॉकेट मनी लिखते हैं, ये आपका पॉकेट मनी हुआ बाबू। और ये क्या हो गया, x क्या हो गया, x क्या हो गया, तो x जो है इनकम ऑफ फादर, इनकम ऑफ फादर, है ना। तो कहता है कि आपका इनकम अगर आपके पिताजी के इनकम का 10वां भाग है, तो जैसे जैसे आपके पिताजी का इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका भी इनकम क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ रहा है। तो पिताजी के इनकम के साथ आपका इनकम बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि चेंज इन माई पॉकेट मनी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फादर्स इनकम, क्या निकाले, dy by dx, चेंज इन द पॉकेट मनी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फादर्स इनकम, है ना। तो इसको आप क्या लिख लें, दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ x बाई 10, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/10 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स। तो यहाँ जो डेल y बाई डेल एक्स हुआ ये कितना हो गया, 1/10। अब डेल y क्या है, डेल y क्या है, पहले देखो कि y क्या है। तो y क्या, डेल नहीं, इसको d कहिए, देखो इसको कहिए आप d, इसको कहिए आप d, डेल, इसको कहेंगे d, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा तो हम लोग d का यूज करेंगे, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा तो d का यूज करेंगे। तो dy बाई dx, तो dy क्या है, dy क्या है, दिस इज द चेंज इन पॉकेट मनी, चेंज इन पॉकेट मनी डिवाइडेड बाय dx क्या है, तो दिस इज द चेंज इन फादर्स इनकम, चेंज इन फादर्स इनकम। तो dy बाई dx क्या देता है, dy बाई dx देता है y में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, y में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे आपके और आपके पिताजी के केस में बताए
कि आपका जो इनकम है आपके पिताजी के इनकम का 10वां भाग है ना। तो बताया कि 50,000 में अगर पिताजी का इनकम है तो आपको मंथली 5,000 का पॉकेट मनी मिलता है। अगर आपके पिताजी का 60,000 मंथली इनकम है तो आपको 6,000 का पॉकेट मनी मिलता है। आपके पिताजी का इनकम 70,000 है तो आपको 7,000 पॉकेट मनी मिलता है। आपके पिताजी का इनकम 80,000 है तो आपको 8,000 मिलता है। मतलब कि अगर पॉकेट मनी y है और पिताजी का इनकम x है तो रिलेशन क्या है दोनों में, y बराबर x बाई 10। क्या बाबू, y बराबर x बाई 10। तो अब हम निकालेंगे dy बाई dx। यहाँ देखिए dy बाई dx हम लोगों ने निकाला। तो dy बाई dx क्या किए, dy dx ऑफ x बाई 10 दिस इज 1 बाई 10 dy dx बाई dx। तो यहाँ पे जो dy बाई dx आ गया ये क्या आ गया 1 बाई 10। अब ये dy बाई dx क्या दे रहा है, चेंज इन पॉकेट मनी है ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन फादर्स इनकम। मतलब चेंज इन पॉकेट मनी पर यूनिट चेंज इन फादर्स इनकम, यही देता है हमारा dy बाई dx। सो व्हाट dy बाई dx गिव, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है ना। अब जैसे देखो बाबू, अगर इन केस ऑफ फिजिक्स इसको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, है ना। इन केस ऑफ फिजिक्स के केस, इन केस ऑफ फिजिक्स मान लो कि कोई पार्टिकल जो है ना, उसका वेलोसिटी परिवर्तन होता है ना। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे, अब बाइक को आप क्या दे रहे हैं, एक्सेलरेटर दे रहे हैं। तो जब बाइक को आप एक्सेलरेटर देते हैं उस केस में क्या होता है, तो बाइक को जब आप एक्सेलरेटर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो हम क्या निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालते हैं बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या, डी वी बाई डी टी, समय के रेस्पेक्ट में। इसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी है तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो फिर अगर निकालेंगे हम लोग चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी, है ना। वेक्टर का साइन है तो ये भी लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां एक वेरिएबल में चेंज देखना हो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, है ना। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का चेंज देखना हो, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का चेंज देखना हो तो वहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशिएशन का, है ना। तो फिर से अब जो क्लास हम लोगों ने शुरुआत से किया है ना, वो सारा क्लास जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि पहले क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है बच्चा पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़े। दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं लेना, बहुत आसान आसान चीज है। पार्शियल डेरिवेटिव किसको कहेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव है बेटा कि पार्शियल डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, अगर मान लीजिए कि फंक्शन हमारा एक से अधिक वेरिएबल का है, फंक्शन हमारा एक से अधिक वेरिएबल का है और हम किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो अगर फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल का है, क्या कर रहे हैं, फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल का है और हम किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। कहाँ यूज करेंगे, जहां पर फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल का है, जहां पर फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल का है ना, और हमको एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वहां पर यूज करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का है और हमको एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये, पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो रूल्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो रूल्स हैं वो कहते हैं बाबू कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल को छोड़ करके
बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। जैसे देखो भैया यहाँ पर है ना एक फंक्शन दिया हुआ था ये वाला, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ था ये वाला, इसको हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो x को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट का जीरो, देखो यहाँ पे कांस्टेंट वाला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सारा वेरिएबल कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो वही है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको छोड़ करके बाकी सारा कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। फिर बताया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, पहले बताया मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर हमारा फंक्शन जो है ना y बराबर f है, तो ये फंक्शन है y बराबर f, हमको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx को लिखने का तरीका हो सकता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को बस केवल फॉर देना है। क्या है? चेंज इन y फॉर यूनिट चेंज इन x, है ना, वेयर चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। इसी को और छोटा तरीका में कहेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को कह लेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फिजिकल मीनिंग है dy बाई dx का, है ना, कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल में चेंज देखते हैं, है ना। फिर आ जाइए अगला, तो नेक्स्ट में हमने dy बाई dx को एग्जांपल देके समझाया कि मान लीजिए कि आपके पिताजी का इनकम 50,000 है, तो आपका इनकम, आपका पॉकेट मनी उनके इनकम का जो है 10% हमने 5,000 दिया है ना। तो लिया कि भाई पिताजी का इनकम y है तो आपका इनकम कितना हो गया x बाई 10। तो अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या लिखेंगे d बाई dx ऑफ x बाई 10, तो ये 1 बाई 10 है। तो dy बाई dx क्या दे रहा है? तो चेंज इन पॉकेट मनी पर यूनिट चेंज इन फादर्स इनकम। ठीक है, अब चलो अगला, अब अगला जो है ये हमारा है फिजिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। फिजिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का हम लोग जो है फिजिकल मीनिंग देखना चाह रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का जो है हम लोग फिजिकल मीनिंग देखना चाह रहे हैं। तो क्या है फिजिकल मीनिंग पार्शियल डेरिवेटिव का? सो देखिए, तो अब मान लीजिए बाबू कि फादर का जो इनकम है ये है महीने के 50,000। फादर का इनकम बेटा महीने का कितना है? 50,000। अब जो मदर है, माता जी है, ये मदर का जो इनकम है ये भी हम मान लेते हैं कि माता श्री भी कुछ कुछ काम करती है ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी, और ये करके ये महीने का कमा लेती है 20,000 रुपया, या हाउस रेंट वगैरह कुछ भी इनका आ जाता है अपना कर ले। ठीक है, अब आपका पॉकेट मनी, आपको तो मम्मी भी दे रही है पापा भी दे रहे हैं, तो पापा अपने इनकम का मान लीजिए कि 10% आपको दे रहे हैं, और मम्मी भी अपने इनकम का मान लीजिए कि 5% दे रही है। ऐसा करके हाँ, ये 10% दे रहा है, 5% दे रहा है। तो पिताजी से पॉकेट मनी कितना मिल गया हमको? 5,000 रुपया मिल गया। माता जी कंजूस है, माता जी 20,000 का 5% दे रही, तो 20,000 का 5% कितना होगा भैया? 20,000 गुने 5/100, 2 जीरो से 200 बचे 100, अब प्लस ये 1, ये आपका टोटल पॉकेट मनी होगा। ये आपका टोटल क्या हो गया बच्चा? पॉकेट मनी हो गया। तो आपका टोटल पॉकेट मनी कितना हो गया? 6,000 रुपये। टोटल पॉकेट मनी कितना हो गया? 6,000। 5,000 प्लस 1,000। तो अगर पिताजी के इनकम को हम x मान ले, अब माता जी के इनकम को y मान ले, पिताजी के इनकम को क्या मान रहे? x मान रहे, माता जी के इनकम को क्या मान रहे? y मान रहे, और आपका जो इनकम है, आपके इनकम को मतलब आपके पॉकेट मनी को हम w मान रहे हैं। तो w बराबर लिख सकते हैं
पिताजी के इनकम का 10%, अपने इनकम का 10वां हिस्सा। माता जी के इनकम का 5%, मतलब अपने इनकम का केवां हिस्सा, अपने इनकम का 5%। तो पहले तो बस 5% है, तो इसको 5/100 करके देखो क्या आ रहा, 5/100 करो, कितना आ रहा, 20। तो ये 20वां हिस्सा। पिताजी अपने इनकम का 10वां हिस्सा आपको दे रहे हैं, और माता जी अपने इनकम का 20वां हिस्सा दे रही है। अब मान लो कि अगर पिताजी के इनकम का, अगर मान लीजिए, हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। मान लीजिए कि अगर पिताजी का इनकम हो गया 6,000, तो आपका इनकम कितना, 60,000 सॉरी, तो आपका इनकम कितना बाबू, 6,000 रुपया। माता जी का इनकम अगर कांस्टेंट है 20,000, कोई हाइक नहीं, तो आपको और मिलेगा 1,000 रुपया माता जी की तरफ से। टोटल इनकम आपका कितना हो गया, 7,000 हो गया, है ना। तो अब ये देखिए, एक्स में चेंज हो, डब्ल्यू में चेंज हो रहा है, किसके वजह से, एक्स में चेंज होने की वजह से, मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है, किसके वजह से, पिताजी का इनकम बढ़ रहा है। चूंकि माता जी का इनकम नहीं बढ़ा है, तो ये कांस्टेंट रह गया, या क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। तो अगर हमको आपके इनकम में चेंज देखना है पिताजी के इनकम से, तो हम क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, कि चेंज इन पॉकेट मनी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन फादर इनकम, चेंज इन पॉकेट मनी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन फादर इनकम। और जब आप डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, उस समय वाई क्या है, कांस्टेंट है। वाई क्या है, कांस्टेंट है। अब सोचो कि माता जी का भी इनकम बढ़ गया होता, माता जी का इनकम 20 से 30,000 होता, तो 30,000 का 20% कितना होता, 1,500 रुपया। तो अब आपको कितना मिल रहा है, 1,500 रुपया। तो अब इसको हम निकालेंगे डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई। तो चेंज इन पॉकेट मनी विथ रिस्पेक्ट टू मदर्स इनकम, अगर दोनों का बढ़ रहा है, माता जी का भी बढ़ रहा है और पिताजी का भी बढ़ रहा है, तो आपके सेल्फ, आपके पॉकेट मनी में दोनों की वजह से इंक्रीज होगा, तो जब दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन जब एक ही के रेस्पेक्ट में देखना है, तो दूसरे को कैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है, फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि हम एक वेरिएबल में चेंज देखते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डेरिवेटिव अगर फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का हुआ, अगर फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का हुआ और हमको चेंज किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखना है, तो हम वहां पर यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का, तो वहां पर यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का। तो यही हमारा टर्म था, पार्शियल डेरिवेटिव का यही हमारा मतलब था। अब आ जाइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा बच्चा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिवाइड बाय डी। अब आ जाइए, फिजिकल मीनिंग तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो बाबू, अगर मान लेते हैं कि इफ y बराबर fx इज ए फंक्शन ऑफ x, y बराबर fx क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ x। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। इसको बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक एक एक बात आपको याद नहीं हो जाता, तब तक आप देखिए। तो डिफरेंशिएशन मतलब मेन चीज है पूरे फिजिक्स की, तो इसको बहुत अच्छे से करना है बेटा, है ना। तो क्या, इस y बराबर fx इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। तो अब इस y बराबर fx का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें कर्व पीछे, तो दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। ये हमारा एक x एक्सिस हो गया और एक हमारा y एक्सिस हो गया, है ना। और अब देखो, ये हमारा कोई ग्राफ है, ये हमारा कोई एक ग्राफ है, ये हमारा कोई ग्राफ है। इस ग्राफ का नाम है y बराबर fx, है ना। तो dy बाई dx क्या होगा, देन यहाँ लिख देते हैं, देन dy by dx gives equation of tangent, gives equation of tangent। तो dy by dx क्या देगा बच्चा, dy by dx देगा इक्वेशन ऑफ tangent, है ना। जैसे यह कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हम जो है
अगर एक लाइन खींचे, है ना, इस पॉइंट पी पर अगर हम कोई एक लाइन खींचे, है ना, तो ये ऐसा इसको टच करता हुआ दिखेगा, ये टच करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये टच करता हुआ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे टच करता हुआ एक लाइन दिखेगा। तो थोड़ा सा और इसको ये इसको एक टच करता हुआ हमको एक क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, ये टच करता हुआ लाइन दिखेगा, है ना। तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है थीटा, इसी थीटा का tan देगा, dy बाई dx क्या देगा, इसी थीटा का tan थीटा देगा हमारा, है ना। तो व्हाट dy बाई dx गिव, dy बाई dx गिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जो dy बाई dx है ये क्या दे रहा है, tan थीटा। अब टेंजेंट तो आपको पता है कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया लाइन, ये टेंजेंट को आप हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, है ना, या इसी को आप कहते हैं स्पर्श रेखा, है ना। तो ये क्या देगा, dy बाई dx क्या देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देगा, है ना। dy बाई dx क्या देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देगा। तो व्हाट dy बाई dx इफ dy बाई dx इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये याद रखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx में, कि dy बाई dx क्या देता है बाबू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता है। जैसे मान लो कि y बराबर fx जो है यह कोई फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मान लेते हैं कि जो dy बाई dx है वो कैसा फंक्शन है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अगर हम यहाँ पर निकालें dy बाई dx, y बराबर fx फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अगर हम यहाँ पर dy बाई dx निकालें क्या आएगा बच्चा, दिस इज 6x प्लस 5। अब अगर हम पूछा जाए हमसे कि dy बाई डी व्हाट इज द dy बाई कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आएगा, तो dy बाई dx जो है ये है हमारा 6x प्लस 5। अब इसमें x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 कितना हो जाएगा 17, मतलब ये tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। अब इसको ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। मान लीजिए कि यह हमारा कोई एक, है ना, कर्व है, इसी का नाम है y बराबर fx। fx कितना है, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब हमको dy बाई dx का निकालना है x इक्वल टू 2 पर। तो ये जरा देखिए x इक्वल टू 2 मान लेते हैं कि यह लाइन है, तो x इक्वल टू 2 यह वाला पॉइंट होगा, x इक्वल टू 2 हमारा मान लेते हैं कि यह वाला पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे, इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे, देखिए हमने टेंजेंट खींच दिया, है ना। तो ये टेंजेंट खींचे, यह एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा, इसी एंगल का थीटा देगा ये tan थीटा, और ये tan थीटा बराबर क्या रहा, 17 आ रहा। देखो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो, मान लेते हैं कि अगर आप टेंजेंट यहाँ खींचते हो, मान लेते हैं कि अगर आप टेंजेंट यहाँ खींचते हो, या आप चाहें तो टेंजेंट आप यहाँ भी खींच सकते हैं, या आप चाहें तो आप टेंजेंट यहाँ पर भी खींच सकते हैं, आप कहीं पर भी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये थीटा हुआ, यह भी एक थीटा हुआ, यह भी एक थीटा हुआ, ये थीटा 1 मान लीजिए, थीटा 2 मान लीजिए। तो ये जो थीटा का अगर आप tan थीटा लेंगे तो tan थीटा भी x के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू x के साथ वेरी कर रहा, तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा।
तो tan थीटा का जो वेरिएशन है यही क्या दे रहा है हमारा dy बाई डी। तो सिंपल सा एक लाइन में बात याद रखना है कि अगर y x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है ना, और y बराबर f एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा, y बराबर f हमारा क्या कर रहा बच्चा, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा, तो dy बाई dx हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। dy बाई dx हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये दो बन रहा थीटा थीटा 1 थीटा 2, ये tan थीटा का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, tan थीटा का। dy बाई dx किसका इक्वेशन है, तो tan थीटा का। dy बाई dx किसका इक्वेशन है, तो tan थीटा का इक्वेशन है। तो दिक्कत है यहाँ पर, अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रहा बच्चा तो आप बहुत आसानी से पूछ सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। अब अगला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो खैर इतना पार्शियल डेरिवेटिव पे नहीं करना, पार्शियल डेरिवेटिव हमको जितना यूज है उतना ही करेंगे, बस बाकी तो आपके मैथ्स वाले सर भी खैर 11 12 में तो उसका मतलब नहीं बनता है, जेई और नीट में उसका मतलब नहीं बनता है ना। इसका मतलब आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको मैथ्स की क्लास में बताया जाएगा और फिजिक्स की भी क्लास में बताया जाएगा, है ना। तो खैर अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब जो हमारा अगला चौथा टॉपिक है जिसको हम कह रहे थे बाबू, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमा और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग मिनिमा। तो देखो बाबू, पहले तो मैक्सिमा और मिनिमा है क्या, पहले इसको समझो। तो मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए कि कोई एक ग्राफ इस प्रकार का, इस ग्राफ का अपना कुछ नाम है, इस ग्राफ का नाम है y बराबर f, यह x एक्सिस है और यह हमारा y है। तो y बराबर f हमारा कोई ग्राफ है, एक का नाम है ना x एक्सिस और एक का नाम है y एक्सिस। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग सजेस्ट करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। तो देखो बाबू, कहता है कि dy बाई dx, अच्छा मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिल सकता है, तो नाम से क्लियर है पहले कि मैक्सिमा क्या होगा। मैक्सिमा दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा और एक को हम लोग कहते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा दो प्रकार के हैं ना, तो एक को हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली हमारा जो मिनिमा होगा यह भी दो प्रकार का होगा, एक को हम कहेंगे लोकल मिनिमा और एक को हम लोग कहेंगे ग्लोबल मिनिमा। सो व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, इसको पहले आप समझिए कि लोकल मैक्सिमा क्या है, वो मैक्सिमा क्या है। देखो बाबू, मैक्सिमा पहले हम डिफाइन करते हैं, मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा इज द वैल्यू ऑफ एक्स at which function is maximum, at which function is maximum। और मिनिमा क्या है, मिनिमा क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्स at which function is minimum, at which function is minimum। तो कहता है वैल्यू ऑफ एक्स, जहां पर फंक्शन मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमा कहेंगे, और एक्स का वह वैल्यू जहां पर फंक्शन मिनिमम होगा उसको क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे। अब मैक्सिमा और मिनिमा आप समझते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, हम अपने शहर के रिचेस्ट पर्सन और अपने शहर के पुअरेस्ट पर्सन
को अगर खोजना है तो रिचेस्ट पर्सन कैसे खोजे जाएंगे? तो हमारा पूरा शहर वार्ड में बटा हुआ है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5। तो हमारा पूरा शहर कैसे बटा है? वार्ड में। हर वार्ड में एक आदमी ऐसा होगा जो सबसे अमीर होगा, और हर वार्ड में एक आदमी ऐसा होगा जो सबसे गरीब होगा, जो सबसे गरीब होगा। अगर हम अपने वार्ड के अमीर आदमी को देखें तो वह अमीर आदमी उस वार्ड में प्रेजेंट सारे आदमी से अमीर, अपने वार्ड का सबसे अमीर आदमी उस वार्ड के सारे आदमी से अमीर है, तो वह कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर हमारे वार्ड का सबसे गरीब आदमी अपने वार्ड के या अपने मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी में सबसे कम पैसा उसके पास, तो क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमम। अगर हमको इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन देखना है तो कैसे देखेंगे? कि जितने लोकल मैक्सिमा है, इन्हीं लोकल मैक्सिमा में से कोई एक होगा, है ना, इन्हीं लोकल मैक्सिमा में से कोई एक होगा जो मैक्सिमम होगा, उसको कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, उसको कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली कि जितने गरीब आदमी हैं इनमें से कोई एक ऐसा गरीब होगा जो इन सबसे ज्यादा गरीब होगा, वो कहलाएगा लोकल मिनिमा। सो व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा? लोकल मैक्सिमा जो है ना, अपने नेबरहुड के सारे मैक्सिमा से मैक्सिमम होता है। लोकल मैक्सिमा क्या? अपने नेबरहुड के सारे पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, अपने नेबरहुड से मैक्सिमम होता है। और लोकल मिनिमा क्या? अपने नेबरहुड से मिनिमम होगा। जैसे अब अगर इस ग्राफ में देखिए तो ग्राफ में यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ का जो पॉइंट है, इस यह पॉइंट अपने नेबरहुड के सारे पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। यहाँ पर का जो पॉइंट है अपने, है ना, नेबरहुड के सारे पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू रखता है। यहाँ का जो पॉइंट है अपने नेबरहुड के सारे पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू रखता है, नेबरहुड के सारे पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना। तो ये सब, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं x1, इसका नाम दे देते हैं x2, इसका नाम दे देते हैं x3, है ना। अच्छा, फिर देखिए x1 x2 x3 के बाद में देखिए थोड़ा सा इससे देखिए, ये अपने नेबरहुड के सारे पॉइंट से मिनिमम वैल्यू रखता है, यह भी अपने नेबरहुड के सारे पॉइंट से मिनिमम वैल्यू रखता है। तो नाम देते हैं x1, इसका x2, इसका x3, इसका x4 और इसका x5। अब अगर आप देखिएगा कि x1, x3 और x5, x1, x3 और x5, इनको हम क्या कहेंगे? These are the local maxima। फिर x2 and x4, x2 and x4, ये क्या है बाबू? हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। तो एक हो गया लोकल मैक्सिमा और एक हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। अब देखो लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा कैसे बनेगा? देखो हम इस x पर अगर x1 पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। x2 पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह टेंजेंट भी पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर हम x3 पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह टेंजेंट भी पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर x4 पर करें तो यह भी क्या है बाबू? टेंजेंट इसका पैरेलल टू x एक्सिस है ना, यह भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर यह टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसके लिए tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मतलब dy by dx क्या होगा? 0 होगा। यह टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और dy by dx का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली यह टेंजेंट भी पैरेलल टू x एक्सिस है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और dy by dx का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी आप देखिए कि tan थीटा क्या होगा बाबू? तो 0 होगा।
मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा, जीरो होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर देखिए तो यहाँ भी जो tan थीटा क्या हो रहा बच्चा, जीरो हो रहा, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो हम कहें कि एट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो। एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो। तो हम लोग कहते हैं एक पॉइंट यहां से हमको मिल गया, एट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स जो है ये क्या हो गया हमारा, जीरो। मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डी वाई बाई डी एक्स कहने का क्या मतलब है बच्चा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या हो गया कि एट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया, मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसमें थोड़ा सा एक बात हम लोग और समझते हैं, एक बात पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि जहां पर मैक्सिमा है, जहां पर भी हमारा मैक्सिमा है, इस मैक्सिमा पर ग्राफ जो है वो अपवार्ड कनकेव, ग्राफ कैसा, अपवार्ड कनकेव। और जहां मिनिमा है वहां पर सॉरी ये डाउनवर्ड कनकेव है, और जहां मिनिमा है वहां अपवार्ड कनकेव है। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप देखिए तो ये ग्राफ क्या है बाबू, यह जो है डाउनवर्ड कनकेव है। फिर इस पॉइंट पर अगर आप देखिए तो ये ऊपर से कनकेव है, तो ये हमारा अपवार्ड कनकेव है। फिर यहां देखिए ये क्या है बाबू, तो इस पॉइंट पर डाउनवर्ड कनकेव है। अगर इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है ये है अपवर्ड कनकेव। इस पॉइंट पर अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा है बच्चा डाउनवर्ड कनकेव। तो एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा है, तो यहाँ पर मैक्सिमा मिल रहा था x1 पर, यहाँ पर मैक्सिमा मिल रहा था x3 पर, और यहाँ मैक्सिमा मिल रहा था x5 पर। तो जिस जिस पॉइंट पर मैक्सिमा है ग्राफ वहां पर डाउनवर्ड कनकेव, जिस जिस पॉइंट पर मैक्सिमा है उस पॉइंट पर ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव। अगर ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा, लिख देते हैं एट मैक्सिमा ग्राफ इज डाउनवर्ड कनकेव, ग्राफ इज डाउनवर्ड कनकेव। अब अगर ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव है तो डाउनवर्ड कनकेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d2y बाई dx² बराबर जीरो। d2y बाई dx² क्या है बच्चा, तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, हाँ कनकेव मतलब d2y बाई dx² है ना, ये क्या हो जा रहा, लेस देन जीरो हो जा रहा। और d2y बाई dx² कहने का मतलब है, इसको पढ़ेंगे क्या, d2y बाई dx², d2y बाई dx² का मतलब d बाई dx ऑफ d बाई dx, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उसको पुनः डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या है बाबू, लेस देन जीरो है। ये क्या है, लेस देन जीरो है। अब अगर हम लोग सिमिलरली देखें, अगला सिमिलरली देखेंगे कि एट मिनिमा ग्राफ इज अपवर्ड कनकेव, ग्राफ इज अपवर्ड कनकेव। और अगर ग्राफ अपवर्ड कनकेव होता है
तो d2y/dx² जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ग्राफ अपवर्ड कनकेव है तो d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब कि dy/dx ऑफ dy/dx यह ग्रेटर देन 0। मतलब कितनी बातें हमको समझ में आई कि अगर फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम है, फंक्शन अगर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम है। एक मिनट कॉल ले लेते हैं थोड़ा। हेलो, हाँ अभी तो रिकॉर्डिंग में है। हाँ बाद में बात करते, बाबू रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि एट मैक्सिमा ग्राफ इज डाउनवर्ड कनकेव, एट मिनिमा ग्राफ इज अपवर्ड कनकेव। तो डाउनवर्ड कनकेव है, डाउनवर्ड कनकेव है मतलब ग्राफ क्या है, उस पॉइंट पर मैक्सिमा है और मैक्सिमा के लिए d2y/dx² लेस देन 0 चाहिए और मिनिमा के लिए d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या बात हम लोग करेंगे, अगर y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है fx, y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है fx, तो सबसे पहले आप dy/dx निकालेंगे और dy/dx को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो dy/0 पुट करने से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स या तो मैक्सिमा के होंगे या तो मिनिमा के होंगे, ये पॉइंट्स या तो मैक्सिमा के होंगे या तो मिनिमा के होंगे। अगर ये पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा के हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो हम फिर से d2y/dx² निकालेंगे, ये जो वैल्यू आया उसको पुट करेंगे। तो हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है बाबू, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखते हैं। देखो बाबू, इफ y बराबर fx इज ए फंक्शन ऑफ x, इफ y बराबर fx इज ए फंक्शन ऑफ x, मान लेते हैं कि y बराबर fx जो है वह फंक्शन ऑफ x है, x का फंक्शन है। तो y बराबर fx अगर x का फंक्शन है एंड we have to find its maximum or minimum value, we have to find its maximum और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। देन सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट आप निकालें फाइंड dy/dx। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx, तब फाइंड dy/dx, तब क्या करना है, dy/dx को आपको 0 करना है। तो dy/dx को आप 0 करेंगे एंड गेट x1 x2 x3 डॉट। तो आप dy/dx को 0 करके x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड करने के बाद, जब आप x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद क्या अगला स्टेप होगा, तीसरा आपको निकालना होगा d2y/dx², d2y/dx²। देखो बाबू, हाँ देन फाइंड d2y/dx², देन तब आपको निकालना होगा फाइंड d2y/dx², तब आपको d2y/dx² निकालना है। देखो फंक्शन जो y है उसको हम लिखते हैं fx, हमारा dy/dx जो है इसको लिखते हैं f'(x) और d2y/dx² को हम लिखते हैं f'(x), है ना। तब आपको फाइंड करना है d2y/dx² और इसी को हम कह रहे हैं f'(x). और चौथा स्टेप तब है कि आप पुट करिए f'(x1) पुट नहीं, फाइंड करिए f'(x1) f'(x2)
एफ डबल डैश एक्स थ्री एंड डॉट डॉट। तब डिटरमाइन करना है इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव at a particular value of x, at a particular value of x, then f double dash, then fx is minimum। अगर f डबल डैश x जो है किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो fx वहां क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। और छठा कहता है कि f डबल डैश x इज नेगेटिव एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, देन, है ना। और अगर f डबल डैश x नेगेटिव होगा किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर, देन fx इज मैक्सिमम। तब उस पॉइंट पर क्या होगा बाबू, fx हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर, है ना, f डबल डैश x नेगेटिव है, मतलब fx क्या है वहां पर, मिनिमम है। और f डबल डैश x नेगेटिव है किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर, तो वहां पर fx क्या है, मैक्सिमम है। हमारी क्लास बेटा बहुत सीरियस चलती है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। अगर हम पहले ही कहे कि अगर बकैती में फंसेंगे, है ना, तो टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो रियल कंटेंट नहीं दे पाएंगे। हमारी शुरू से ही यह मनता रहती है, इसलिए क्लास थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया आज, और होना भी चाहिए, फिजिक्स की क्लास है ना, उसको सीरियस होना चाहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई इंटरेस्ट की चीज है, इंटरेस्टिंग पढ़ाई हो, ये सब गलत बात है बेटा। अगर मन लगता है पढ़े, मन लगाना ही पड़ेगा। जो चीजें याद हो रही उसको याद करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा ठीक, नहीं समझ में आ रहा याद करना पड़ेगा। अब बहुत डेप्थ में हम तो जाते ही है डेप्थ में, है ना। तो क्या क्या करना है ना, इसको उबना नहीं है, इंटरेस्ट मजा आएगा, है ना। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है y बराबर एफ एक्स। एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, सबसे पहले क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, फिर उसको जीरो करना है, जो वैल्यू आ गया उसको dy बाई dx में पुट करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारा है y बराबर साइन एक्स। मान लीजिए कि हमारा कोई फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर साइन एक्स थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ नहीं पढ़े हैं, छोड़ देते हैं हम। y ऐसा ले लेते हैं, साइन एक्स ले ही लेते हैं। तो अगर हम निकाले बाबू dy बाई dx, पढ़े तो वैल्यू तो पढ़े ही है ना, तो वैल्यू पढ़े ही है, तो फिर बड़ी तरह तो dy बाई dx निकालने में क्या होगा, cos x। और अगर हम d2y बाई dx स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, दिस इज माइनस साइन एक्स। d2y बाई dx स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। एक मिनट थोड़ा, हेलो, मैं अभी तो क्लास ले रहे हैं। तो चलो क्या करते हैं, कॉल आ गया, कॉल में उठाना जरूरी पड़ता है ना। खैर उससे घबराने वाली बात नहीं, बच्चा आगे बोलते हैं। तो मान लो कि y बराबर साइन एक्स हमारा कोई एक
फंक्शन है, इसी का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो हम लिखेंगे y बराबर sin x dy by dx क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। तो d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा माइनस sin x। अभी d2y by dx स्क्वायर निकाला कैसे, बार बार ये नाम आता है। तो d2y by dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, d by dx ऑफ dy by dx, मतलब d by dx ऑफ एंड dy by dx का वैल्यू क्या है cos x। तो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो ये कितना आएगा, दिस इक्वल्स टू माइनस sin x। ये कितना आएगा माइनस sin x। ठीक है, अब चलो सबसे अगला काम हमको क्या करना था, हमको करना है पुट dy by dx को जीरो। तो dy by dx को जीरो करेंगे तो cos x का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो। तो cos x का वैल्यू जीरो कहाँ होगा, तो बाबू ए को तो x इक्वल टू पाई बाई टू, ए को x इक्वल टू 3 पाई बाई टू पर, फिर x इक्वल टू 5 पाई बाई टू पर, 7 पाई बाई टू पर एंड डॉट डॉट आओ देख दो 9 पाई बाई टू पर और 11 पाई बाई टू पर। तो इन सारे वैल्यू ऑफ x पर जो है हमारा dy बाई dx जीरो होगा। इन सारे वैल्यू ऑफ x पर हमारा dy बाई dx जीरो होगा। अब अगर इन सारे वैल्यू पर dy बाई dx जीरो है तब हम निकालते हैं, इसी को कहे ये f डैश x को हमने क्या कर दिया जीरो कर दिया, यहाँ जो f डैश x बराबर जीरो। अब देखो बाबू हम निकालते हैं जो d2y by dx है, ये f डबल डैश x ये क्या है d2y by dx स्क्वायर। तो d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ sin x। तो अगर हम निकाले f डबल डैश x का वैल्यू है पाई बाई टू, तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू वन, आगे माइनस है तो माइनस वन। अब देखो यहाँ पर एक डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मैक्सिमा। और अगर एफ डबल डैश 3 पाई बाई टू पुट करें तो ये हो गया माइनस साइन 3 पाई बाई टू। तो माइनस साइन 3 पाई बाई टू इज माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस दिस इज प्लस वन। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मिनिमा। अगर हम लोग निकालें एफ डबल डैश 5 पाई बाई टू तो ये क्या हो जाएगा दिस इज माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू। तो साइन 5 पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस वन, मतलब 5 पाई बाई टू प्लस वन, ये हो गया माइनस वन। तो यहाँ पर क्या हमारा मिल जाएगा मैक्सिमा। इसी प्रकार से हम मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे फाइंड करेंगे। इस प्रकार से हम मैक्सिमम क्या क्या किए सबसे पहले, तो y पता था, सबसे पहले dy by dx निकाले, dy by dx निकालने के बाद हमने यही dy by dx को हम क्या कह रहे हैं जिसे f dash x। और फिर हम लोगों ने क्या निकाला है d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर को हमने क्या कहा है f डबल डैश x। तो सबसे पहला काम dy by dx को जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो x के कुछ वैल्यू यहाँ है, इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे f डबल डैश x में। तो f डबल डैश x जहाँ नेगेटिव है वहाँ मैक्सिमा, f डबल डैश x जहाँ पॉजिटिव है, f डबल डैश x जहाँ नेगेटिव है वहाँ मैक्सिमा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ मिनिमम। ऐसे करके हम निकालेंगे। तो आज की क्लास यही तक होती है। आप लोग ये कंप्लीट करने के बाद जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं कि y बराबर है cos x, तब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, है ना। अब इसके बाद हम लोग जो है इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद हम लोग आ जाएंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पर। उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पर।
तो मैथमेटिकल टूल्स धीरे धीरे करके इस प्रकार से हम लोग खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर एक दिन, मतलब एक दिन क्या, बहुत ही जल्द 2-4 दिन में, 10 दिन में हम लोग फिर एंटर कर जाएंगे फिजिक्स पर। अभी मैथमेटिकल टूल्स को बहुत अच्छे से करना है बेटा, है ना। जो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम जिनका 4 तारीख को है, उनको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेटा। जितना दिन आपने पढ़ा है ना, आप उसको रिविजन करिए और जहां भी दिक्कत हो, अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं तो मेरी सेंटर सुबह 8 बजे खुल जाती है, रात में 8 बजे 9 बजे बंद होती है। ये जो 13 घंटे का ऑफिस आवर है, मैं ये पूरा 13 घंटे मैं ही ऑफिस में बैठा होता हूँ। जिसको जो भी दिक्कत है आप पूछने आ सकते हैं, कोई भी डाउट है, मन में डर लग रहा है कि सर इस बार पता नहीं नीट होगा कि नहीं होगा, या नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं बेटा। तो घबराने की कोई बात जरूरत नहीं है, मतलब अगर लग रहा है डर तो आ जाओ ऑफिस, है ना। करा दे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई, है ना। तो ठीक है दोस्त, इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास।